अरे प्रिंस, आप इतनी सुबह सुबह? जी वो भाई राजा ने बुलाया था। लेकिन भैया तो सुबह ही किसी काम से बाहर चले गए। मैं चलता हूँ फिर। प्रिंस, कहाँ जा रहे हो तुम? जी वो भाई राजा ने किसी काम से बुलाया था, वो घर पर नहीं है तो मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा, बस इसलिए जा रहा था। वो एक्चुअली मुझे तुमसे काम था, इसलिए तुम्हारे बॉस से ऑफिशियल परमिशन ली थी मैंने। तुम मेरा काम करोगे ना? जी आप कैसी बात कर रही हैं, बोलिए ना। वो नंदिनी की शादी से पहले देवी माँ के मंदिर में कुछ दान का सामान पहुंचाना था। तुम ऑफिस में किसी अच्छे आदमी से वो सामान पहुंचवा सकते हो? जी मैं भिजवा दूंगा। मैं अभी सामान लेकर आती हूँ। प्रिंस, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। नंदिनी जी, अगर आप बुरा न माने तो मैं आपसे एक बात कहूँ। दोस्तों की बातों का बुरा माना जाता है? कहिए ना, क्या बात है? क्या अपने इस शादी के फैसले से आप वाकई खुश हैं? जी अगर आपको मेरी बात का बुरा लगा है तो मुझे माफ कीजिएगा। आपसे झूठ नहीं कहेंगे प्रिंस, मगर सच तो यह है कि हम खुद भी नहीं जानते हैं कि इस फैसले से हम खुश हैं या नहीं। लेकिन इतना जरूर जानते हैं कि हमारे इस फैसले से भैया भाभी के जीवन में खुशियां जरूर आएंगी। हम बचपन से भैया की कलाई में राखी बांधकर उनके सुख और उनकी रक्षा की प्रार्थना करते आए हैं। फिर हम भैया के जीवन में दुखों का कारण कैसे बन सकते हैं? और वो सिर्फ हमारे भैया ही नहीं, हमारे माँ बाप सब कुछ है। कोई भाई होगा ऐसा दुनिया में जो अपनी बहन को इतना सुख देगा? तो फिर ऐसे भाई की खुशी पर हम ग्रहण कैसे बन सकते हैं? नहीं प्रिंस, हमारी वजह से वो दुखी रहे, ये पाप हमसे नहीं होगा। राखी का बंधन हमसे ये पाप नहीं होने देगा। अगर हमारी शादी में ही भैया की खुशी छिपी है तो हाँ, हम इस शादी से बहुत खुश हैं। अगर हमारी शादी से भैया और भाभी के बीच की दूरी मिटती है तो हम इस शादी से बहुत खुश हैं। जिस भाई ने बचपन से लेके आज तक हमारी बांधी हुई राखी का मान रखा है, अगर हमारे शादी करने से उस रिश्ते का मान रहता है तो हम इस शादी से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं हम। आर्यन साहब, भाई राजा ने बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी कर दी है। आपके नाम पर लीगल नोटिस भेजा है उसने। भाई राजा ने आपके खिलाफ बहुत बड़ा कदम उठाया है, आपको हर कंपनी से, हर बिजनेस से निकाल दिया है। देखा, मैंने कहा था ना तुमसे। अरे आर्यन, तुमने सुना नहीं वकील साहब ने क्या कहा? आर्यन साहब, ऐसे में तो आप जा सकते। जी। अरे आर्यन, तुमने वकील साहब को ऐसे ही भेज दिया?
क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? एटलीस्ट टेल मी प्लीज। निकिता, अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। आर्यन, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक तरफ भाई राजा ने तुम्हारे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए, दूसरी तरफ कल नंदिनी को लड़का देखने आने वाला है। बात ऑलमोस्ट पक्की हो चुकी है और तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो जैसे तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ठीक कहा कि मुझे तो फर्क ही नहीं पड़ रहा इन दोनों बातों से। क्योंकि इस बार जो चाल मैंने सोची है उसमें हार की गुंजाइश तो है ही नहीं। अगर कुछ है तो वो है बलराज ठाकुर की बर्बादी, और वो होगी। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस। क्योंकि इस एक हार से मैं बलराज ठाकुर से अपना सारा हिसाब चुका लूंगा। शहर अरमांद। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। अरे डॉक्टर को देखो, डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइजिंग भी करने को कहती है। अब उसे कोई समझाए, कितना बेवकूफ है वो कि डाइटिंग के साथ साथ एक्सरसाइज हो सकती है क्या? अरे मुंह की एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? अब मुंह की एक्सरसाइजिंग करनी पड़ेगी तो कादम्बरी, तुम्हें कुछ खाना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, अरे अब इसे क्या हो गया? क्या हुआ प्रिंस? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं दीदी, थोड़ी तबीयत खराब है। बुखार तो नहीं हो गया? दिखा दिखा, मौसम वैसे ही बहुत खराब चल रहा है, लेकिन तुझे बुखार तो नहीं है। बता ना क्या हुआ है। दीदी मामूली सा सर दर्द है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। सारी दुनिया को छोड़कर सर दर्द को बस मेरे भाई को ही पकड़ना था। अरे एक काम करती हूँ, मैं ना तुझे बाम लगा देती हूँ। मैं अभी बाम लेकर आती हूँ। दीदी प्लीज रहने दीजिए। मैंने आपसे कहा ना मामूली सा सर दर्द है, अपने आप ठीक हो जाएगा। आप टेंशन मत लीजिए। अरे माना तू बहुत बड़ा हो गया, लेकिन इतना भी बड़ा नहीं हुआ है। इससे पहले जब भी तुझे सर दर्द हुआ है, मेरे बाम लगाने से ही ठीक हुआ है। चल बता ना, इतना उदास क्यों लग रहा है? अपनी दीदी से छुपा रहा है? मैंने आपसे कहा ना कोई बात नहीं है। अरे कोई बात तो जरूर है। इतना अपसेट तो मैंने इसको कभी भी नहीं देखा। कैसा मुंह उतरा हुआ था। मेरी तो किस्मत ही खराब है। क्या करूं? मुंह की एक्सरसाइज भी तो करनी पड़ेगी ना। क्या बात है, जब से आप लड़के वालों के यहाँ से आए हैं बहुत परेशान लग रहे हैं। तब से अपने कमरे में ही है। लड़के वालों के घर पर बातचीत तो ठीक रही ना? सुनकर तुम्हें बहुत दुख होगा नीलिमा। जिस लड़के को हमने नंदिनी के लिए पसंद किया था वो अपने बातों से मुकर गया है। क्या मुकर गया है? लेकिन आपने ही तो कहा था ना कि वो सारी सच्चाई जानने के बाद शादी के लिए राजी हुआ है। तो फिर क्या हुआ? शायद पहले जज्बात में आकर उसने हाँ कर दी थी, लेकिन अब वो अपनी बातों से मुकर गया है। शायद अब उसका मन
उसका मन नंदिनी को उसकी कमियों के साथ अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मैंने बहुत प्रार्थना की, बहुत मिन्नतें मांगी, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं था। अच्छा हुआ जो उसके मन को ये बात शादी से पहले ही पता चल गई। शादी के बाद उसके मन को नंदिनी की कमी खलती तो नंदिनी का उस घर में जीना मुश्किल हो जाता। अच्छा हुआ जो नंदिनी की शादी उस घर में नहीं हुई। वो घर नंदिनी के लायक ही नहीं था। आप अपना दिल छोटा मत कीजिए। हमें नंदिनी के लिए ऐसा घर जरूर मिलेगा जिन्हें नंदिनी की कमियां नहीं बल्कि उसकी अच्छाइयां दिखेंगी। आप देखिएगा, नंदिनी की जिंदगी में खुशियां जरूर वापस आएंगी। धन्यवाद नीलिमा, तुमने हमारे टूटते हुए विश्वास को वापस संभाल लिया। हमें विश्वास है कि नंदिनी के लिए इस दुनिया में कोई ना कोई तो जरूर है। हाँ, जरूर होगा। वो कहते हैं ना, भगवान तो जोड़ियां ऊपर से बनाकर ही भेजता है। तो भगवान ने हमारी नंदिनी के लिए भी किसी ना किसी को जरूर बनाया होगा। बस उसके सामने आने में थोड़ी देर हो रही है, इसलिए नंदिनी की शादी में भी थोड़ी देर लग रही है। लेकिन आप देखिएगा, जिस दिन नंदिनी के भाग्य का लड़का हमारे सामने आएगा, बिना किसी बाधा के नंदिनी की शादी हो जाएगी। बस नीलिमा, प्रार्थना करो कि भगवान और देर ना करे। जो भी नंदिनी के भाग में है उसे जल्द से जल्द हमारे सामने ले आए, उसका दर्शन हमसे करवा दे। प्रार्थना करो। भाई राजा, सुबह 11 बजे शाह ग्रुप के साथ मीटिंग फिक्स हुई। अरे गुंजन, देख तो कौन आया। बैठो, हम देखते हैं। जी, आप मैं आदित्य बजाज। ये है मेरी मॉम। नमस्ते। और ये है मेरे डैड। नमस्ते बेटा। अरे कौन है नंदिनी? जी वो आप अंदर चलिए ना प्लीज। जीते रहो। मैंने पहचाना नहीं। जी, मैं हूँ आदित्य बजाज। और ये है मेरे डैड मिस्टर किशन बजाज और माय मॉम अनीता बजाज। नमस्ते जी। नमस्ते। माफ कीजिएगा, फिर भी नहीं पहचान पाया मैं।
पहचानेंगे कैसे? हम पहली बार मिल रहे हैं। हम यहाँ रिश्ते के लिए आए। हम अपने बेटे आदित्य के लिए आपकी बहन नंदिनी का हाथ मांगने आए हैं बलराज जी। आप लोग खड़े का है, बैठिए ना। देखिए, हमारे यहाँ अचानक आने से आपको कुछ परेशानी हुई है तो उसके लिए हम माफी मांगते हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोनो बात नहीं है। पिछले 15 साल से न्यूयॉर्क में रहकर हम बिजनेस कर रहे हैं। आदित्य हमारा इकलौता बेटा है। विदेश में पले बड़े होने के बावजूद इसके संस्कार बिल्कुल हमारी मिट्टी के हैं। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। बस एक बेटी की कमी महसूस होती है, सोचा कि भारतीय संस्कारों में पली बड़ी एक लड़की को अपनी बहू बनाकर ले आए और ये कमी भी पूरी कर दे। आपने नंदिनी को कब, कहाँ? मैंने पहली बार आपकी बहन के बारे में अपने बेटे से सुना था, जब वो पहली बार नंदिनी से मिला था। आदित्य बेटा, तुम ही बताओ ना। जी वो मैं पिछले 4 हफ्तों से माता के मंदिर में हर शुक्रवार को नंदिनी को देखता आ रहा हूँ। वो क्या है ना, माँ दुर्गा माँ की बहुत बड़ी भक्त है, लेकिन घुटने में दर्द होने के कारण डॉक्टर ने उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने से मना कर रखा है। तो उनके बदले मैं ही जाके हर शुक्रवार को प्रसाद चढ़ाता हूँ। संजोग से मैंने नंदिनी को वहीं पर देखा था। सच, यकीन मानिए, पहली बार जब आदित्य ने मुझे नंदिनी के बारे में बताया तो सुनते ही मुझे लगा कि शायद मेरी बहू की तलाश खत्म हो गई है। और आज नंदिनी को देखने के बाद मुझे लगा कि शायद नहीं, यकीनन मेरी बहू की तलाश खत्म हो गई है। हाँ, इससे पहले कि रिश्ते की बात और बढ़ाए, हम नंदिनी के बारे में एक सच्चाई बताना चाहते हैं। बिल्कुल, बताइए। दुर्भाग्य से नंदिनी के साथ कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। हादसे ने नंदिनी से मां बनने का सुख छीन लिया है। अब नंदिनी कभी मां नहीं बन सकती।